नमस्कार। आपके समक्ष प्रस्तुत है कहानी पाजेब, जिसे जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ है ही नहीं। जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कैसी पाजेब? बोली वही जैसी रुकमन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा अच्छा। बोली मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा अच्छा भाई, आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली ना थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊँगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ ठुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियों सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुघड़ लगती थी और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुमको बाइसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा कि तो हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बाबू ने कहा कि हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था। वह फिर उतार कर रखा दी गई, जिससे कहीं खो ना जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूँ। मैंने कहा कि क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज़ उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आएगी? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी कि फिर कहाँ है। मैंने कहा तुम्ही ने तो रखी थी। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाली बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहा सुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी।
मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही थी? जहाँ रखी थी वहीं से ले लो ना। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली हो। मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद था। मैंने कहा तो उससे पूछा? बोली वह तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जोर से बोली तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो? उस बंसी को बुलाकर जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूँ कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती झल्ला कर बोली कि हो चुका सब कुछ तुमसे। तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है। डांट ना फटकार, नौकर ऐसे सिर ना चढ़ेगा तो क्या होगा? बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उसे बक्स से निकाला ही है और 16 में 15 आने यह बंसी है, सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं। बंशी चोर ज़रूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा है, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शय देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो? बोली नहीं नहीं, मिलती तो वह बता ना देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सब डोर और पतंग। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए इत्यादि। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सज़ा थोड़े ही ना दे सकते हैं, बल्कि बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष तब बैठा सुनता रहा, उसका मुंह सूझा था। वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, रह रह कर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से आहिस्ते और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा, देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाए। मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो काम यह है नहीं। श्रीमती ने कहा, नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरे मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है
तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह तो और भी भयावह है। यह हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैंने एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटा, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा, हाँ हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे बच्चे। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ बहुत खुश हो आई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलाइयाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग कर ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास ना हुई तो वह कहाँ से देगा। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और नीचे जाकर तुमने वह छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे। नहीं, पतंग लाएंगे। हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ ना सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना। जाओ, तुम कहो तो। छुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छिन औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा
कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली? ऐसी कोई भला बात सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम्हें उनके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानो जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी? मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, यह आप क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी। उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी हो? छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वालों को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? छुन्नू ने उसका आकार बताया, जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा, देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेरी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं, और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा, जाओ बेटा, छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा, आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हैं? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ? मैंने कहा, छोड़िए भी, बेबात को बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो जो तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पाट हाल बेहाल कर डालने का ही प्रण उठाए ले रही थी। कुलच्छनी, आज उसी धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना। धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना? शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती से सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े कर कर देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वह छुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकाला है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है? उन्होंने बताया कि बाहर ही खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी, जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वे अभी आते हैं। क्या कर रहे हैं? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वह कोई विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता था। मैंने कहा कि आओ चलो। अब क्या बात है? क्यों आशुतोष, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना, हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम ना देते? सुनो बेटा, अब से ऐसा मत करना। कमरे में जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की। क्यों बेटा,
पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए हैं ना? हाँ। और वह छुन्नू के पास है ना? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करके वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए हैं कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बात नहीं कहा। मैंने कहा, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम? हाँ बेटा, मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ले लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। ये कन्या कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। झपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते? सच बताओ, कितनी इकन्नियाँ थीं और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोला नहीं तो? आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे पास बुलवाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ का चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया, जिसे मैं कुछ समझ ना सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझाकर कहा, देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो यह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की ज़रूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। अब वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा कि भैया, घर की चीज़ है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं है। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार ही नहीं था। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझा कर बात कर रहे हैं सो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया। कहा, प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी, इतनी सी बात नहीं समझते? प्रकाश, इसे गोद में उठा कर ले जाओ और जो चीज़ मांगे उसे बाजार में दिला देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 बरस का यह लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी भी बात की उसमें समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया कि क्या बतलाऊं। लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता क्या हूँ कि कुछ ही देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग आया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ, पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे,
तू शरारत से बाज नहीं आएगा, बोल जाएगा कि नहीं। वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसके 2 चांटे दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से के कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो। दुष्ट! इस बार वह आधे घंटे के लिए बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता ना दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास ना था। खैर, मैंने इस सब बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की ज़रूरत नहीं, समझे। प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, ज़रा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए। वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा कहो क्या हालत है। थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर, उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटे इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। इसका क्या मतलब, तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है, ना हो तो छुन्नू को भी साथ ले जाना, समझे। वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते। बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है। मैंने पुकारा बंसी तू भी साथ जा, बीच से लौटने ना पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को ज़बरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, ज़रा यूं ही। फिर मैं उसके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली इसमें वह कागज़ है जो तुमने मांगे थे, और यहाँ। यह कहकर उन्होंने अपने बास्केट की जेब से हाथ डालकर पाजेब निकाल कर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से यह कह उठा कि यह क्या। बोली कि उस रोज भूल से यह एक पाजेब मेरे साथ चली गई थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।